हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं से जीव विज्ञान है, यहाँ पे इकाई है 6 जनन का अध्याय 1 है जीवों में जनन। तो इसमें हम लोग संपूर्ण पाठ का हल एक वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए, एक बात आपको बता देते हैं, क्लास 11th का इकाई 5 तक के पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। क्लास 11th का पहले आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पहले क्लास 11th का पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद 12th स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम आ चुके हैं इकाई है 6 जनन का अध्याय 1 है जीवों में जनन का अभ्यास प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और ये NCERT बुक से है। तो उत्तर हो जाएगा जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है, जिसके द्वारा न सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता में मदद मिलती है बल्कि इससे जीव जाति की निरंतरता भी बनी रहती है। प्राकृतिक मृत्यु के कारण होने वाले जीव ह्रास की आपूर्ति जनन द्वारा ही होती है। ठीक है, आगे है यहाँ पे, जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती है। इन समस्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। तो देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहले पूछ रहा है जनन की अच्छी विधि कौन सी है, दूसरा आपको बताना है क्यों है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा प्रायः लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जनन की श्रेष्ठ विधि माना गया है। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है, जिससे युग्मकों यानी कि गैमेट्स में नए लक्षण विकसित होते हैं तथा नए जीव का विकास होता है जो अपने जनकों से भिन्न होता है। अतः लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक होता है। लैंगिक जनन द्वारा जीवों के जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं, क्योंकि आनुवंशिक विभिन्नताओं के कारण जीव अधिक क्षमतावान होता है। लैंगिक जनन से जीवों की संख्या भी बढ़ती है, अतः लैंगिक जनन ही जनन की अच्छी विधि है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 आता है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा गया है। और यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर हो जाएगा अकार्यकीय व आनुवंशिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक व आकार्यकीय रूप से अपने जनक के एकदम समान होती है, अतः इसे क्लोन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 आता है, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, क्यों। क्या यह कथन हर समय सही होता है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे, लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जो जनक से संतति में स्थानांतरित होती है। आगे है यहाँ पे, युग्मकों की उत्पत्ति व निषेचन के कारण नए तथा बेहतर गुणों युक्त संतति का जन्म होता है। अतः लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। यह कथन सदैव नहीं होता है। जनकों के रोगग्रस्त होने पर वह रोग आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाता है। देखिए, प्रश्न संख्या 5 है, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है। तो ध्यान देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक व संरचनात्मक रूप से जनक के समान होती है, अर्थात
अपने जनक का क्लोन होती है। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से जनक से भिन्न होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करो। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है? तो इसमें दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला तो ये और दूसरा ये। ठीक है, तो आइए दोनों का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन तो एक है लेकिन इसमें दो क्वेश्चन छिपा हुआ है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर निम्न है। देखिए, इधर क्रम संख्या है अलैंगिक जनन और इधर लैंगिक जनन। पहला है अंतर, इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है और इसमें दो जनक नर तथा मादा भाग लेते हैं। दूसरा है इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन का अभाव होता है और इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन होता है। ठीक है। तीसरा अंतर है यह जनक की काय कोशिकाओं में होता है और यह जनक की जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है। चौथा अंतर है इसमें समसूत्री विभाजन होता है और इसमें अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। पांचवा अंतर है यहाँ पे यह सरल व तीव्र गति से होने वाला जनन है और यह जटिल व धीमी गति से होने वाला जनन है। तो आइए, अब क्वेश्चन था उसका उत्तर हो जाएगा कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधे के कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है। अतः इसमें एक ही जनक भाग लेता है तथा इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक व आकारिकी में अपने जनक के समान होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कायिक जनन वास्तव में प्रारूपिक अलैंगिक जनन है। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 आता है कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं? कोई दो उपयुक्त उदाहरण दो। उत्तर में लिखेंगे कायिक प्रवर्धन जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधे के शरीर का कोई भी कायिक भाग प्रवर्धक का कार्य करता है तथा नए पौधे में विकसित हो जाता है। मातृ पौधे के कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से नए पौधे का पुनर्जनन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। आगे है यहाँ पे कायिक प्रवर्धन के दो उदाहरण निम्न है। पहला है अजूबा, जिसे इंग्लिश में ब्रायोफिल्म कहते हैं। इसे भी आप लोग याद करते जाइएगा कि पौधे में पत्तियों के किनारों से पादप काय उत्पन्न होते हैं जो मातृ पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। तथा दूसरा है यहाँ पे आलू के कंद में उपस्थित पर्व संधियाँ यानी कि नोड्स कायिक प्रवर्धन में सहायक होती है। पर्व संधियों में कलिकाएं स्थित होती है तथा प्रत्येक कलिका नए पौधे को जन्म देती है। प्रश्न संख्या 8 आता है व्याख्या करें। क है किशोर चरण और ख है प्रजनक चरण और ग है जीर्णता चरण या जीर्णावस्था। तो इसका उत्तर हो जाएगा क का किशोर चरण यानी कि जुवेनाइल फेज। ठीक है। सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरते हैं। इसके पश्चात ही वे लैंगिक जनन कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राणियों में किशोर चरण अवस्था तथा पौधों में ध्यान देंगे पौधों में कायिक अवस्था यानी कि वेजिटेटिव फेज कहते हैं। इसकी अवधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। अब ख है यहाँ पे प्रजनक चरण यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज। किशोरावस्था अथवा कायिक प्रावस्था के समाप्त होने पर प्रजनक चरण अथवा जनन प्रावस्था प्रारंभ होती है। ठीक है। पौधों में इस अवस्था को स्पष्ट पहचाना जा सकता है क्योंकि पौधों में पुष्पन यानी कि फ्लावरिंग प्रारंभ हो जाता है। प्राणियों में भी अनेक शारीरिक एवं आकारिकी परिवर्तन आ जाते हैं। इस चरण में जीव संतति उत्पन्न करने योग्य हो जाता है। यह अवस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है। अब आगे है यहाँ पे ग में जीर्णता चरण या जीर्णावस्था यानी कि सेंसेंट फेज। ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यह
जीवन चक्र की अंतिम अवस्था अथवा तीसरी अवस्था होती है। प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता चरण या जीर्णावस्था की प्रारंभिक अवस्था माना जा सकता है। आगे है, इस चरण में उपापचयी क्रियाएं मंद होने लगती है, ऊतकों का क्षय होने लगता है तथा शरीर के अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है। इसे वृद्धावस्था भी कहते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 9 आता है। अपने जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को पाया है, क्यों? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, लैंगिक प्रजनन जटिल तथा धीमी गति से होने के बावजूद भी अनेक रूप से उत्तम है। तो आगे आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार के जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से नए लक्षण विकसित होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। गुणसूत्रों के आदान प्रदान से विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है जो जैव विकास में सहायक होती है। अपने इन्हीं गुणों के कारण बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 10 आता है। यहाँ पे व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित यानी कि अंतर्बद्ध होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में प्रजनन के समय अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस तथा युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस प्रक्रियाएं होती है। सामान्यतया लैंगिक जनन करने वाले जीव द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड होते हैं। युग्मक निर्माण प्रक्रिया को युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्र जनन तथा अंडाणुओं के निर्माण को अंड जनन कहते हैं और ये बात आपको याद रखनी है। इनका निर्माण क्रमशः नर तथा मादा जनकों यानी कि गोनैड्स में होता है। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, अर्थात युग्मक अगुणित यानी कि हैप्लॉइड होते हैं। युग्मक जनन प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है, अतः युग्मक जनन तथा अर्धसूत्री विभाजन क्रियाएं अंतर संबंधित यानी कि अंतर्बद्ध होती है। निषेचन के फलस्वरूप नर तथा मादा अगुणित युग्मक संयुग्मन द्वारा द्विगुणित युग्मन यानी कि डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। द्विगुणित युग्माणु से भ्रूणीय परिवर्धन द्वारा नए जीव का विकास होता है। प्रश्न संख्या 11 है, प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाव को पहचाने तथा लिखे कि वह अगुणित n है या द्विगुणित 2n। तो उत्तर अंडाशय का हो जाएगा द्विगुणित यानी कि 2n। ख है पराग कोष, तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विगुणित यानी कि 2n। और ग है अंडा या डिम, तो इसका उत्तर हो जाएगा अगुणित यानी कि n। घ है पराग यानी कि अगुणित यानी कि n। च है नर युग्मक यानी कि अगुणित n। छ है युग्मनज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विगुणित यानी कि 2n। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 12 है, बाह्य निषेचन की व्याख्या करें, इसके नुकसान बताएं। पहले व्याख्या करना है फिर नुकसान बताना है। तो उत्तर हो जाएगा बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं शुक्राणु नर युग्मक तथा अंड मादा युग्मक के संयुग्मन या संलयन को निषेचन कहते हैं। इसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्माणु यानी कि डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। अधिकांश शैवालों, मछलियों में और उभयचर प्राणियों में शुक्राणु नर युग्मक तथा अंड मादा युग्मक का संलयन शरीर से बाहर जल में होता है। इसे बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बाह्य निषेचन से हानियाँ यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उत्तर में लिखेंगे जीवधारियों को अत्यधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण करना होता है जिससे निषेचन के अवसर बढ़ जाएं, अर्थात इनमें युग्मक संलयन के अवसर कम होते हैं। संतति अत्यधिक संख्या में उत्पन्न होती है। संतति शिकारियों द्वारा शिकार होने की स्थिति से गुजरती है। इसके फलस्वरूप यहाँ पे स्थिति से गुजरते हैं, फिर यहाँ पे इसके, ठीक है आप लोग सही कर लीजिएगा, इरेज हो गया है, स्थिति से गुजरती है। इसके फलस्वरूप इनकी उत्तरजीविता जोखिमपूर्ण होती है, यहाँ पर है ठीक है, अर्थात संतानें कम संख्या में जीवित रह पाती है। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ओके,
प्रश्न संख्या 13 है, जूस्पोर यानी कि अलैंगिक चल बीजाणु तथा युग्मनज के बीच विभेद करें। उत्तर में हो जाएगा जूस्पोर यानी कि अलैंगिक चल बीजाणु। यह नग्न चल कशाभिका युक्त संरचना है जो अलैंगिक जनन की इकाई है। इनका निर्माण जनक कोशिका के जीव द्रव्य से सूत्री विभाजन द्वारा होता है। इनके अग्रभाग पर स्थित कशाभिका जल में तैरने हेतु सहायक होती है। ये चल बीजाणु धानी में बनते हैं। उदाहरण है यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास आदि। ठीक है, आगे है यहाँ पे जाइगोट यानी कि युग्मनज। तो लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा युग्मकों यानी कि गैमेट्स के निषेचन से बनी रचना युग्मनज कहलाती है। यह द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड इक्वल टू 2n होता है तथा विकसित होकर भ्रूण अथवा लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों का विकास युग्मनज से होता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम जल में होता है, जैसे मेढक, जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में यह मादा के शरीर में विकसित होता है, जैसे मनुष्य आदि। प्रश्न संख्या 14 है, युग्मक जनन एवं भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट करें। उत्तर में लिखेंगे युग्मक जनन एवं भ्रूणोद्भव के बीच अंतर निम्न है। तो जैसा कि हम लोग अंतर देख रहे थे, इधर है युग्मक जनन, इधर है भ्रूणोद्भव। क्रम संख्या है, पहला अंतर है नर तथा मादा जंतुओं में अगुणित युग्मकों यानी कि गैमेट्स के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, और इधर युग्मनज या युग्माणु यानी कि जाइगोट से संतति के विकसित होने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। ठीक है, दूसरा अंतर है यह अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस द्वारा होता है, और यह सूत्री विभाजन यानी कि मीटोसिस द्वारा होता है। तीसरा अंतर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए तीसरा अंतर में क्या कह रहा है, युग्मक जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला है शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा है अंड जनन यानी कि ओजेनेसिस। ठीक है, और तीसरा अंतर है, इधर आप लोग देख सकते हैं, भ्रूणोद्भव के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती है। पहला है युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस, दूसरा है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, और तीसरा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विदलन एवं भ्रूण निर्माण यानी कि सेगमेंटेशन एंड एम्ब्रायो फॉर्मेशन। प्रश्न संख्या 15 आता है, एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या करें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन अ फ्लावर। निषेचन के बाद बाह्य दल, पंखुड़ी तथा परागकोश मुरझाकर गिर जाते हैं। कुछ पौधों में बाह्य दल फल से लगे रहते हैं, जैसे टमाटर, बैंगन आदि। बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, अंडाशय फल भित्ति के रूप में विकसित हो जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, एक द्विलिंगी पुष्प क्या है? अपने आसपास से 5 द्विलिंगी पुष्प को एकत्र करें और अपने शिक्षक की सहायता से इनके सामान्य स्थानीय एवं वैज्ञानिक नाम पता करें। ठीक है, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, लेकिन इसे भी कंप्लीट कर लीजिए। उत्तर हो जाएगा द्विलिंगी पुष्प यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, जब पुष्प में पुमंग यानी कि एंड्रोशियम तथा जाइनोशियम दोनों होते हैं, तो पुष्प द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल कहलाता है। सामान्यतः समीपवर्ती क्षेत्रों में पाए जाने वाले द्विलिंगी पुष्प जैसे सरसों, वैज्ञानिक नाम है बेसिका कैम्पेस्ट्रिक, मूली का रेफेंस सटाइवस, मटर का पाइसम सटाइवम, सेम का डोलिकोस लवलव, और यहाँ पे है अमलतास का केशिया फिस्टूला। ठीक है, और यहाँ पे है गुड़हल का हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 है, किसी भी कुकर बीट पादप के कुछ पुष्पों की जांच करें और पुंकेसरी एवं स्त्री केसरी पुष्पों को पहचानने की कोशिश करें। क्या आप अन्य एकलिंगी पौधे के नाम जानते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे कुकर बीट पादप पुष्प एकलिंगी होते हैं। नर पुष्प में जायांग अनुपस्थित होता है। पुष्प में 5 पुंकेसर होते हैं। ये प्रायः 2 + 2 + 1 = 5 हो जाएगा के रूप में
संयुक्त रहते हैं। इनके परागकोश व्यावृत यानी कि ट्विस्टेड होते हैं। मादा पुष्प में पुमांग यानी कि एंड्रोसियम अनुपस्थित होता है। अंडाशय से विकसित सरल सरसों फल पेपो कहलाता है। ठीक है, अब आगे है अन्य एकलिंगी पौधे मक्का यानी कि जियामेज, खजूर का मिक्स सिल्वेस्ट्रिस, पपीता का कैरिया पपाया, नारियल का कोकोस न्यूसीफेरा। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 है अंड प्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन सर्वाइवल सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है, व्याख्या करें। उत्तर भी लिखेंगे अंड प्रजक यानी कि ओविपेरस प्राणियों में निषेचित अंडे युग्मनज का विकास मादा प्राणी के शरीर से बाहर होता है। मादा कैल्शियम युक्त कवर से ढके अंडों को सुरक्षित स्थान पर निक्षेपित करती है। अंडों में भ्रूणीय विकास के फलस्वरूप शिशु का विकास होता है। शिशु निश्चित अवधि के पश्चात अंडे के स्फुटन के फलस्वरूप मुक्त हो जाता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे अंड प्रजक में बाह्य परिवर्धन यानी कि एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है। यह पर्यावरणीय प्रतिकूल परिस्थितियों तथा शिकारी प्राणियों से प्रभावित होता है। इसके फलस्वरूप इन प्राणियों की उत्तरजीविता अधिक जोखिम युक्त होती है। अंड प्रजक प्राणियों को विकास के लिए कम समय मिलता है, अतः इन जीवों में आंतरिक परिपक्वता सजीव प्रजक की तुलना में कम होती है। जैसे में हो गया मत्स्य, उभयचर, सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के प्राणी अंड प्रजक होते हैं, ये आपको पता होगा। अब है सजीव प्रजक यानी कि जरायु यानी कि विविपेरस में निषेचित अंडे यानी कि युग्मनज का परिवर्धन मादा प्राणी के शरीर में होता है। इसे आंतरिक परिवर्धन यानी कि इंटरनल डेवलपमेंट कहते हैं। शिशु का विकास पूरा होने के पश्चात प्रसव द्वारा इनका जन्म होता है। शिशु का विकास आंतरिक होने के कारण और परिवर्धन में अधिक समय लगने के कारण इनकी उत्तरजीविता अपेक्षाकृत कम जोखिमयुक्त होती है। आंतरिक परिवर्धन होने के कारण ये बाह्य वातावरण तथा बाह्य परभक्षी जीवों से सुरक्षित रहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल ले लीजिए अपनी माँ का तो वो जब बच्चे को जन्म देती है तो जो पेट होता है, योनि होता है, उसमें देती है तो वो आंतरिक हो गया। ठीक है, वो अंदर बच्चा पलता बढ़ता है तो सुरक्षित रहते हैं। यही कारण है कि सजीव प्रजक की उत्तरजीविता अंड प्रजक की अपेक्षा अधिक होती है। यानी कि सजीव प्रजक का सबसे अच्छा है और अंड प्रजक का जोखिम युक्त है। जैसे कि कोई सांप है, कोई पक्षी अंडा दिया, बाहर में दिया तो कोई उसका अंडा खा गया, वह किसी कारण बस आंधी चला तो गिर गया, तो वो जोखिम युक्त होता है। और ठीक है, अब यहाँ पे अंड प्रजक का जोखिम युक्त होता है और सजीव प्रजक का ठीक से हो जाता है, अच्छे से हो जाता है, इसमें जोखिम नहीं रहता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इसका आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।